सदा प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और हमारी खास पेशकश चर्चा में आपका एक बार फिर स्वागत है। चर्चा में आज हमारा विषय है देश के संदर्भ में जो सबसे बड़ा विषय है, अर्थात कोरोना। हमारा विषय है सहयोग में दूरी, नेशनल प्लान जरूरी। दरअसल देश में कोरोना का संक्रमण नित नए रिकॉर्ड बना रहा है। बीते 7 दिनों में 3 बार 4 लाख से ज्यादा संक्रमण के केस आधिकारिक रूप से आ चुके हैं। आधिकारिक रूप से इसलिए क्योंकि अब देश का बच्चा बच्चा भी यह मान रहा है कि जो आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं, हालात उससे कहीं ज्यादा विकराल है। मौतों का आंकड़ा भी 2.5 लाख की ओर तेजी से बढ़ रहा है। देश के 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों में कोरोना कोहराम मचा रहा है। बाकी राज्यों में भी हालात कोई बहुत संतोषजनक नहीं है, बल्कि दिन ब दिन हालात और बदतर होते जा रहे हैं। और इस बदतर हालात में जो सबसे बदतर स्थिति दिख रही है वो दिख रही है कि देश एकजुट होकर ये लड़ाई लड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। राजनीतिक दलों की तो फितरत रही है एक दूसरे के संदर्भ में छीटाकशी करना, आरोप प्रत्यारोप करना, वह अपनी जगह। लेकिन महामारी के इस दौर में राज्य सरकारों और केंद्र के बीच में भी कोई समन्वय बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बड़े स्तर पर केंद्र के सम्मुख यह सवाल है कि वह किस राह पर चले, और वो राह बताने में राज्यों के संदर्भ में कहीं ना कहीं केंद्र पल्ला झाड़ता हुआ नजर आ रहा है। देश के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 27 अप्रैल को यह मांगा गया था कि आप इस महामारी के संदर्भ में नेशनल प्लान बताइए। 27 अप्रैल से लेकर आज 7 मई हो रही है। 10 दिन का समय बीत चुका है, लेकिन कोई नेशनल प्लान केंद्र सरकार के माध्यम से प्रस्तुत हुआ हो, ऐसी कोई जानकारी हमारे संदर्भ में नहीं आई है। भारत सरकार ने 16 साल पुरानी अपनी नीति को बदलते हुए इस महामारी के दौर में विदेशी मदद लेना तय किया। पहला विमान मदद लेकर 25 अप्रैल को इस देश की सरजमीन पर उतरा, लेकिन हमारी सरकार ने 7 दिन केवल यह तय करने में लगा दिए कि किस तरीके से इस सामग्री का वितरण किया जाएगा। 2 मई को एसओपी जारी हुआ, उसके बाद वितरण का सिलसिला शुरू हुआ है, लेकिन इसके संदर्भ में भी कोई संतोषजनक स्थितियां दिखाई नहीं दे रही। वैक्सीन को लेकर जिस प्रकार का अफरा तफरी का वातावरण है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। राज्यों की अगर बात करें तो राज्य भी केंद्र को कोसने के माध्यम से ही अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेना चाहते हैं। तो आज हम इसी संदर्भ में बात करेंगे कि आने वाले समय को लेकर क्या इस महामारी की लड़ाई के संदर्भ में हमारी प्रतिबद्धता वैसी रहेगी जैसी हम अतीत में जाहिर कर रहे थे। क्या हम वाकई इस महामारी से लड़ने के लिए उतने संकल्पित हैं जितना भाषणों में और बयानों में सरकार के तमाम जिम्मेदार नुमाइंदे जाहिर कर रहे हैं, और अगर हम लड़ने जा रहे हैं तो किस दिशा में आगे बढ़ने जा रहे हैं, इसी पर बात करेंगे। 4 खास मेहमान इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय कराएं और इस अहम मसले पर चर्चा के माध्यम से किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करें। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र शुक्र नीति के एक श्लोक के माध्यम से व्यक्त हुआ है। शुक्र नीति में यह कहा गया है, यत् काले हचु चित्तम कर्तु तत्कार्यम द्राग शंकितम काले वृष्टि सुपोषाय हन्यथा सुविनाशनी। अर्थात जिस समय में जो कार्य करना उचित हो उसे उसी समय शंका रहित होकर शीघ्र करना चाहिए, क्योंकि समय पर हुई वर्षा फसल की पोषक होती है, असमय की वर्षा विनाशनी होती है, नुकसानदेह होती है। बहुत स्पष्ट इस श्लोक के माध्यम से यह हमें बताने की कोशिश की गई है कि उपचार जो भी है वो समय रहते अगर किया जाता है तो ही उसका महत्व होता है। समय गुजरने के बाद अगर आप कोई उपचार करने की कोशिश करते भी है तो हो सकता है कि वो और विनाशकारी सिद्ध हो। तो देश इस समय जिस दौर से गुजर रहा है उस समय फैसले लेने में हो रही देरी कहीं हमें एक बड़े नुकसान की ओर तो आगे नहीं बढ़ा रही है। सबसे बड़ा जो सवाल है वो लॉकडाउन के संदर्भ में और वैक्सीनेशन के संदर्भ में है। लॉकडाउन के संदर्भ में पिछले साल भारत सरकार और भारत सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जब फैसला लिया गया था तो इस फैसले को एक साहसिक फैसला दुनिया भर में माना गया था। उसकी प्रतिक्रिया में कुछ समस्याएं भले ही आई हों, लेकिन एक राय होकर लोगों ने यह कहा कि महामारी के संक्रमण की रफ्तार को घटाने में वो फैसला बड़ा मददगार था। लेकिन 1 साल के बाद ही अपने ही लिए गए फैसलों के संदर्भ में पुनर्विचार की जरूरत महसूस की जा रही है। लॉकडाउन के संदर्भ में देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि यह से बचने की कोशिश राज्यों को करनी चाहिए, यह अंतिम हथियार होना चाहिए। लेकिन वक्त गुजरने के साथ देख रहे हैं कि तमाम राज्य, पहली बार भाजपा शासित राज्य, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सलाह के विपरीत आचरण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शायद ही देश का कोई राज्य अब ऐसा बचा है जो लॉकडाउन के रास्ते पर नहीं जा रहा है। तमाम राज्य महसूस कर रहे हैं कि इस लड़ाई में अब उनके पास में लॉकडाउन के अलावा विकल्प नहीं है। लेकिन भारत सरकार के स्तर पर अभी भी इसके संदर्भ में कोई नीति स्पष्ट नहीं हुई है।
वैक्सीनेशन के संदर्भ में भी कहानी वैसी ही है। दुनिया कह रही है कि सबसे बड़ा हथियार वैक्सीनेशन है, पर उस वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को अपने हाथ में लेकर संचालित करने से भारत सरकार बच रही है। बात करेंगे इसी संदर्भ में। चार खास मेहमान हमारे साथ में अजय चंद्राकर जी हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तो हैं ही, भारतीय जनता पार्टी के विचारोत्तेजक नेता की भी छवि रखते हैं। वह हमारे साथ अलका लांबा जी हैं, कांग्रेस पार्टी का एक जाना पहचाना देश का चेहरा है, वो हमारे साथ है। हमारे साथ राहुल देव जी हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, देश के जाने माने पत्रकार हैं। और साथ ही हमारे साथ विशेषज्ञ के तौर पर डॉक्टर अतुल कुमार अग्रवाल जी जुड़ रहे हैं। अतुल कुमार अग्रवाल जी पूर्व चेयरमैन वैक्सीन साइंस हैं, तमाम पदों पर रहे हुए हैं। चिकित्सा जगत के अंदर एक सशक्त हस्ताक्षर डॉक्टर अतुल जी के रूप में हमें आज इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौका मिला है। चर्चा की शुरुआत अजय चंद्राकर जी से ही करते हैं। अजय चंद्राकर जी लगातार मुखर हैं। विरोधी दल की भूमिका में छत्तीसगढ़ में तो बड़ा आसान रहता उनके लिए राज्य सरकार को कटघरे में लेना, लेकिन अजय जी पहले ही अनुरोध कर ले रहा हूं, चर्चा का स्वरूप जो है वो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में है। राज्य के संदर्भ में आपके जितने भी आग्रह रहे, पर आपके विचार देश की दृष्टि से अगर आएंगे तो हम ज्यादा लाभान्वित हो पाएंगे। जानना चाहते हैं आपसे अजय जी, कहां भ्रमित हो गई आपकी सरकार, कहां अटक गई आपकी सरकार? लेकिन इसके संदर्भ में आप अपनी बात करें उससे पहले दो बयान आपको जरूर सुनने चाहिए। एक देश के प्रधानमंत्री जी का और दूसरी देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी अर्थात कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी का। उसके बाद शायद आपको अपनी बात कहने में ज्यादा सहूलियत रहे। एक बार सुनिए। डर का माहौल कम हो सके, लोग अफवाह और भ्रम में न आए। साथियों, आज की स्थिति में हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है। मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। लॉकडाउन से बचने की भरपूर कोशिश करनी है और माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ही ध्यान केंद्रित करना है। हम अपनी अर्थव्यवस्था की सेहत भी सुधारें। Let us be absolutely clear. The system hasn't failed. The Modi government has been unable to constructively channelize India's many strengths and resources. In that spirit, as a first step, I believe that the Modi government must urgently call an all-party meeting on the COVID-19 situation. तो माननीय अजय चंद्राकर जी, आपके सबसे प्रिय नेता, सबसे प्रभावी नेता, देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था लॉकडाउन से बचें राज्य, और स्थिति है पश्चिम बंगाल, दिल्ली, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उड़ीसा, गुजरात, पंजाब, हिमाचल, सिक्किम, केरल, झारखंड, कर्नाटक, हरियाणा सभी लॉकडाउन के रास्ते पे आ गए। प्रधानमंत्री के आग्रह की, प्रधानमंत्री के आह्वान की ऐसी खुलकर अनदेखी, क्या कहेंगे इस पर? प्रधानमंत्री जी देश के हालात नहीं समझ पा रहे, या इन लोगों ने तय कर लिया कि प्रधानमंत्री की बात हमें नहीं सुनना है? मैं आपकी दोनों बात से थोड़ा सा सहमत नहीं हूं। जी, देश में जब पहली बार लॉकडाउन लगा जी, तो WHO के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे जी, माइक रावन, उन्होंने कहा था लॉकडाउन एक विकल्प है जी, और लेकिन आखिरी विकल्प नहीं है, टेस्टिंग भी उतना ही महत्वपूर्ण नहीं है जी। पहली बार जब देश में लॉकडाउन लगाया गया उस दिन हमारे पास पीपीपी किट भी नहीं था, टेस्टिंग का भी अनुभव नहीं था जी, और पूरी दुनिया हड़बड़ाई हुई थी जी, तब लॉकडाउन को सबसे प्रमुख विकल्प माना गया जी, और लॉकडाउन लगाने के अतिरिक्त समाज को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री जी ने कई विकल्प अपनाए। वो विरोधी दल ने उसकी हंसी उड़ाई, ये आप सब जानते हैं जी। दूसरी बात, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था नीचे चली गई। दूसरे पहलू में मैं आता हूं जी। सारे वित्तीय विश्लेषकों ने कहा कि भारत की जीडीपी 25% नीचे है जी, लेकिन आप ये इंडिया टुडे की रिपोर्ट पढ़े यदि जी, तो आखिरी क्वार्टर में मैंने दिसंबर तक, फरवरी के इंडिया टुडे का रेफरेंस है ये जी, इंडिया टुडे बोलता हूं, इंडियन एक्सप्रेस का,
कि भारत की इकोनॉमी 0.4% ऊपर गई जी। इसका मतलब यह है कि लॉकडाउन से 20 लाख करोड़ के पैकेज के बाद दुनिया में भारत एकमात्र देश रहा जो अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को ऊपर ला सका। अभी भी बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं नीचे है। चीन के बारे में मैं इसलिए बात नहीं करता कि वहां ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती, पर जो डेमोक्रेटिक कंट्री जितनी है उसमें अर्थव्यवस्था ऊपर उठी। आज के तारीख में भारत के पास इससे लड़ने का अनुभव हो गया, हमारे पास बहुत सारी निर्भरताएं आ गई। पर मैं एक बात से आपसे सहमत हूं कि मैं उस दिन भी आपसे बहस में कहा था कि इतना विकराल होगा दूसरी लहर हिंदुस्तान में, यह अनुमान किसी को नहीं था। और वेरिएंट किस तरह से प्रभावी हैं अलग अलग क्षेत्रों में। आप छत्तीसगढ़ में, बस्तर में किस तरह के वेरिएंट प्रभावी हैं, दिल्ली में किस तरह के वेरिएंट हैं, यह शोध चल रहा है और उसके प्रभाव अलग अलग हैं जी। और अलग अलग प्रभाव में लॉकडाउन लगाने का फैसला या माइक्रो मैनेजमेंट का फैसला, माइक्रो कंटेनमेंट का फैसला, ताकि कोई बड़ी हानि मत हो लोगों को जी, कई विपरीत स्थिति उत्पन्न मत हो, इसलिए यह निर्णय राज्य सरकारों पर छोड़ा गया जी। आज की तारीख में जो सबसे महत्वपूर्ण औजार आपने कहा वैक्सीनेशन से, उससे मैं सहमत हूं। 4500 करोड़ रुपए उत्पादन के लिए दिए गए, बढ़ाने के लिए। उत्पादन कम है, निर्यात आयात के लिए खोला गया, दूसरे वैक्सीन को मान्यता दी गई, उसके परिणाम आने में निश्चित रूप से समय लगेगा। लेकिन अब आप देखिए, मुख्य प्रधानमंत्री जी के दोनों बातों को मैंने अपने ढंग से रखने की कोशिश की। अब दूसरी बात, कांग्रेस जिसको सबसे बड़ी पार्टी कहा आपने जी, राहुल गांधी जी का पहला ट्वीट था लॉकडाउन असंगठित क्षेत्रों के लिए मृत्युदंड जैसा जी। और उसके ट्वीट पढ़ लीजिए पुराने आप जी। पूर्ण लॉकडाउन कई वर्गों के लिए विपदा बन गई। लगातार लॉकडाउन के खिलाफ लिखते रहे शशि थरूर जी, मनमोहन सिंह जी, जितने लोग हैं। और शशि थरूर के अतिरिक्त पी चिदम्बरम, ये सारे लोग लॉकडाउन के खिलाफ रहे। तो अजय चंद्रा जी, बीच में रोकना चाहूंगा, आपसे जानने में दिलचस्पी है कि आप भारत सरकार और आपके प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी कांग्रेस, राहुल गांधी, चिदम्बरम, इन सब की आलोचना से डर गए, इसलिए केंद्र स्तर पर फैसला नहीं लिया जा रहा। तमाम राज्य लॉकडाउन पे चले गए। प्रधानमंत्री जी के कहने के बाद हर रोज सुबह 2 नए राज्य अपने यहां लॉकडाउन घोषित कर रहे हैं। भारत सरकार के स्तर पर मौन व्याप्त है। क्या ऐसी महामारी के दौर में केंद्र सरकार के स्तर पर मौन को ही फैसला माने? नहीं, मैं जो उदाहरण दिया आपको वो पहले लॉकडाउन का उदाहरण था। आज के लॉकडाउन में वही लोग मांग कर रहे हैं, ये मैंने कहा। अब दूसरी बात जी, कोई भी राज्य जी, जैसे छत्तीसगढ़ में पूरा लॉकडाउन नहीं है जी, और कई प्रदेशों में एरिया में है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान था कि माइक्रो मैनेजमेंट किया जाए जी। अब आपके एक बात से फिर मैं सहमत हूं जी, कि नेशनल प्लान देर से रखा गया, पहले रखा गया, कब रखा जाएगा, लेकिन भारत के जितने संसाधन और जितनी संस्थाएं हैं, चाहे वो वायुसेना हो, चाहे रेल हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे इंस्टीट्यूशन हो, चाहे शोध हो, चाहे टीका बढ़ाने की क्षमता हो, चाहे अंतरराष्ट्रीय मदद को वितरण को रायपुर तक पहुंच चुकी है। ठीक है, मैं इस बात को नहीं जानता कि उसके आधार क्या रहे, लेकिन देश में वो पहुंच रहे हैं। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ में उच्च न्यायालय या दिल्ली में माननीय उच्च न्यायालय इनकी निगरानी कर रहा है। इतनी ट्रांसपेरेंसी तो है कि हमारे पास संसाधन कितने हैं और उसमें किस तरह से इस्तेमाल हो रहे हैं। और जो मुख्य बात है टीकाकरण का, उसका प्रभाव आपको 1-1.5 महीने में दिखने लग जाएगा। एक आखिरी सवाल करता हूं, फिर अलका जी के पास जाता हूं। अलका जी बीच में भी हस्तक्षेप करना चाह रही थी, लेकिन मुझे लगा कि एक बार आपको पूरा समय मिले। आपकी जितनी दलीलें हैं, तो क्या माना जाए कि इस देश के जितने हाई कोर्ट और इस देश का जो सुप्रीम कोर्ट है, उसकी समझ को लकवा मार गया है? क्योंकि पिछले 2 हफ्ते से देश की तमाम अदालतें बता रही कि केंद्र सरकार और राज्य की सरकारें किस कदर जनता के साथ मजाक कर रही हैं, खिलवाड़ कर रही हैं। इस देश की सर्वोच्च अदालत ने 27 अप्रैल को नेशनल प्लान मांगा था। आज तक आपकी सरकार, दूरदर्शी सरकार, लंबे सोच की सरकार, चमत्कारिक सरकार बता नहीं सकी कि नेशनल प्लान क्या है। यह पहला सवाल आपसे।
दूसरा, आपसे जानने में दिलचस्पी है कि वैक्सीनेशन के संदर्भ में बड़ी उपलब्धि आप बताते हैं। 18 से 45 साल तक के लोगों के वैक्सीनेशन का कार्यक्रम केंद्र सरकार ने अपने हाथ से विड्रॉ करके राज्यों के हवाले कर दिया। क्या यह मानते हुए कि 18 से 45 युवा वर्ग केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? हर राज्य अपने अपने युवाओं के संदर्भ में खुद फैसला कर ले, खुद व्यवस्था कर ले, हमारे भरोसे ना रहे। दो सवाल आपसे, क्या कहेंगे अजय चंद्राकर जी? अदालतें नासमझ, बुद्धिहीन, इसलिए ऐसे बातें कह रही हैं, आप तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। नहीं, एक तो मैं अदालतों के लिए ऐसे शब्दों का उपयोग कर नहीं सकता। मैंने माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय कहा, और मैं देश के विभिन्न क्षेत्रों में जो संकट उत्पन्न हुआ जी, उन्होंने जिन शब्दावली का इस्तेमाल किया कि हम आंख बंद करके नहीं बैठ सकते जी, ये उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से कहा जी। एक बात जी। दूसरी बात, नेशनल प्लान की जहां तक बात है, ये कौन सा नेशनल प्लान जमा करे ये मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि नेशनल प्लान दिख रहे हैं कि सारी संस्थाएं, ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाई गई, ऑक्सीजन का कोटा राज्यों को बढ़ाया गया, वैक्सीनेशन के प्रतिशत बढ़े, माने 44 से ऊपर वालों में 44 राज्यों के पास भी निश्चित रूप से, अब मैं कहूंगा तो विवाद होगा कि स्वास्थ्य राज्य के भी विषय हैं, सिर्फ केंद्र के विषय नहीं है, कुछ विषय समवर्ती सूची के हैं, तो राज्य को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी कुछ ना कुछ। तो आप सब चीज महामारी को केंद्र का ही है या देश का ही है, बाकी विषय में आप संघीय ढांचे का समर्थन करते हैं। जिम्मेदारी लेनी होती है तो केंद्र की ओर कहते हैं कि साहब इसको केंद्र देखे। तो अजय जी का यह कहना है कि स्वास्थ्य राज्य की भी जिम्मेदारी है, राज्य को भी तो कोई जिम्मेदारी निभानी चाहिए। बाकी नेशनल प्लान के संदर्भ में बातें तो इतना काम तो कर रहे हैं, इसमें संतुष्ट होना चाहिए। हर काम तो किया जा रहा है सरकार के द्वारा, क्यों सवाल कर रहे हैं? अलका जी हस्तक्षेप करना चाह रही थी, तो अलका जी हस्तक्षेप भी कर लें। और फिर अलका जी से सवाल है कि आपकी पार्टी को सिवाय केंद्र सरकार की आलोचना करने के अलावा भी कोई काम है, ये जानने में हमारी बड़ी दिलचस्पी है। 6,000 रुपए सबके खाते में डाल दो, इसके अलावा कोई नई बात आपकी पार्टी करती है या बस पैसे दे दो और इसी से समाधान हो जाएगा? अलका जी देखिए, पहले आप ही के सवाल का जवाब देती हूँ, फिर आपने बहुत समय भाजपा प्रवक्ता को दिया, बहुत से उन्होंने आरोप लगाए, बातें की, इन सबका जवाब दूंगी जी। मैं सिर्फ ये कहूंगी, आज कांग्रेस की अध्यक्षा ने सांसदों की, नेता विपक्षों से सबसे लगातार बात करके मीटिंग बुला रहे हैं जी। चिंता और दुख की बात यह है कि जो काम देश के प्रधानमंत्री को करना चाहिए, बार बार हम कह रहे हैं सर्वदलीय बैठक बुलाइए, वो नहीं बुला रहे। क्यों नहीं बुला रहे, ये लोग बेहतर जानते कि कौन सी ईगो है जो वो सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाना चाहते। उससे हो ये रहा है कि हम लोगों को रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुझाव, जनता की चिंता, क्या कदम उठाए जाने चाहिए, लिखित में लेटर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हो, राहुल गांधी जी हो, सोनिया जी, सब लिख रहे हैं और प्रेस वार्ता करते हैं, आपके चैनलों के माध्यम से सरकार तक बात पहुंचा रहे हैं। और ये बात को समझने में इनसे चूक हो जाती है और फिर हमें कहते हैं कि राहुल गांधी जी ने पिछली बार, शशि थरूर जी ने पिछली बार ये कहा था। आपको पता है 2020 में मामले कितने? मात्र 500। संपूर्ण भारत लॉकडाउन कर दिया गया था। देश की अर्थव्यवस्था तब से अभी तक इनसे उठ नहीं पाई है। आज पेट्रोल डीजल के दाम इन्होंने बढ़ाए हुए हैं। आज बेरोजगारी दर अप्रैल महीने में 70 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं। 1,41,000 करोड़ का जीएसटी इन्होंने अभी अभी कमाया है और विदेशों से लगातार मदद आ रही है। 25 अप्रैल को तक 25 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भारत के दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय अड्डे पर पहुंच के, मैं आपको बता रही हूँ, 5,500 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पहुंचाए पड़े हुए हैं जी। 3,300 ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाए, 1,36,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन पहुंचाए, 300 टन लाइफ सेविंग इक्विपमेंट वेंटिलेटर पड़े हुए हैं। एक भी डोमेस्टिक फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट से किसी राज्य में नहीं गई, बाहर से यहाँ आई है। पोलैंड जैसे देश के राजदूत ने अभी बताया कि 100 कंसंट्रेटर उन्होंने पहुंचा। जा कहां रहे हैं? लोगों को नहीं मिल पा रहे। ये कैसी व्यवस्था है? पूछना चाहते हैं और हम आपको कह रहे हैं, इन्होंने राज्यों पे छोड़ दिया। कर्नाटका ले लेते हैं, आप कह रहे हो कि स्टेट सब्जेक्ट है हेल्थ, आपका कर्नाटका राज्य हाईकोर्ट में जाकर 1200 मैट्रिक टन ऑक्सीजन मांगता है, आप देने से मना करते हैं। जो प्रधानमंत्री को काम करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट कर रही है, जो मुख्यमंत्री को करना चाहिए वो हाई कोर्ट कर रहा है, चाहे दिल्ली हो चाहे कर्नाटका हो। अब सुप्रीम कोर्ट में जाती है अपना केंद्र सरकार और कहती है कि नहीं, रोक लगाइए इस आदेश पे, सुप्रीम कोर्ट मना करता है। अब देखिए, भाजपा की सरकार कर्नाटका में, भाजपा की सरकार दिल्ली में, और दोनों सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की लड़ाई में लोग मर रहे हैं और आज मजबूर होकर कर्नाटका को भी संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा करनी पड़ी गई है। अब प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं, मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि इस समय जब 4 लाख मामले हो गए, 4,000 मौतें हो रही हैं,
प्रधानमंत्री जी एक कॉल लें। राहुल गांधी जी ने साफ कहा है, हम नहीं चाहते कि अचानक जिस तरह से पिछली बार 8 बजे प्रधानमंत्री जी आए, संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी, प्रवासी भारतीयों की चिंता नहीं की, रोजगार की, किसी की कैसे रोटी होगी, भुखमरी की कगार पर लोग आ गए, किस तरह। हम तो यही कह रहे हैं, अगर आपको ये करना है तो गरीब के बारे में सोच कर करिएगा। तमिलनाडु की सरकार के अभी मुख्यमंत्री ने शपथ ली है और पहला हस्ताक्षर क्या है, जितने भी राशन कार्ड धारक हैं, गरीब है, उनके खातों में 4,000 रुपया तुरंत डाला जाएगा। आप समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं वो? यही हम बार बार करने को कह रहे हैं कि राज्य संपूर्ण लॉकडाउन करें, उससे पहले गरीब के बारे में सोचें। अलका जी, मैं बीच में रोकना चाहूंगा आपको संक्षिप्त एक हस्तक्षेप के लिए। आपने उदाहरण दिया स्टालिन जी का, तमिलनाडु में उन्होंने शपथ ली, शपथ लेते ही पहला काम क्या किया कि जितने राशन कार्ड धारी हैं उन सब गरीबों के खाते में 4,000 रुपए डालने का। ये डीएमके के नेता हैं स्टालिन, उन्होंने ये फैसला लिया। अलका लांबा जी तो कांग्रेस की प्रवक्ता है, कांग्रेस की भी सरकार है। कांग्रेस के किस मुख्यमंत्री ने 4,000 रुपए और 6,000 रुपए आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष के कहे अनुसार राज्यों में अपने अपने राज्यों के निवासियों के खाते में डाल दिए हैं? अगर है तो थोड़ा जानकारी साझा करेंगी? बिल्कुल बिल्कुल। आपने जब हमसे सवाल पूछते हैं तो महाराष्ट्र के आंकड़े, महाराष्ट्र पे सवाल, आज महाराष्ट्र का मुंबई मॉडल की चर्चा करें तो वहां हमारी सरकार ने डीएमके के साथ हम मिलकर चुनाव लड़े हैं। तमिलनाडु में हमारी सरकार है डीएमके और कांग्रेस की, अगर उसका बता दिया तो वो तो डीएमके का हो गया। चलिए छत्तीसगढ़ पे आ जाइए। क्या छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने गरीबों के खातों में, किसानों के खातों में पैसे नहीं डाले? आप छत्तीसगढ़ बैठे हैं, आप बता दीजिए कि गरीब के किसके खाते में पैसा चला गया? अलका जी थोड़ा हमें जानकारी मिले। किसानों के संदर्भ में 2,500 रुपए धान का मूल्य देने का एक वायदा है आपकी सरकार का। इस प्रदेश की जनता ने भरोसा किया आपकी पार्टी पर, उस वादे का निर्वहन आपकी सरकार कर रही है, किसको इंकार है? लेकिन अभी जिस मुद्दे पर बात हो रही है उसके संदर्भ में आपकी स्पष्ट बहुमत की सरकार है छत्तीसगढ़ में, आपकी स्पष्ट बहुमत की सरकार है राजस्थान के संदर्भ में। 6,000 रुपए की मांग लगातार सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी कर रहे हैं कि इन गरीबों के खाते में डालिए। स्टालिन ने डाल के दिखा दिया। आपसे केवल इतना सवाल कर लिया तो आपको कर रहा है कि आपकी स्पष्ट बहुमत की सरकार ये कदम क्यों नहीं उठा रही? क्या नाराजगी है इस सवाल को लेकर आपकी? मेरी बात सुनिएगा, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित 36 राज्यों की बात है। अलका लांबा से आप जवाब मात्र उनके 3 राज्य और 5 में से 2, अब 3 हो गए तमिलनाडु को मिलाकर, 6 राज्य कुल मिलाकर, 3 हमारे सहयोगियों की 6, बाकी 36 में से 30 को हम छोड़ दें और संपूर्ण लॉकडाउन हमारे जहां जहां राज्यों में लगेगा उससे पहले हमारे राज्य इस चीज को पुख्ता सुनिश्चित करने के आदेश है कि जहां हमारी सरकारें संपूर्ण लॉकडाउन की तरफ बढ़े उससे पहले मुफ्त राशन और लोगों के खातों में पैसा पहुंच जाना चाहिए। लेकिन अभी तक हमारे राज्यों ने संपूर्ण लॉकडाउन की तरफ देख रहे हैं जो 1,41,000 करोड़ जीएसटी उनको आया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री भी शामिल, लेटर लिखा है हमें मदद करिए, हम संपूर्ण लॉकडाउन करेंगे। तो कम से कम केंद्र सरकार ये तो कहते प्रधानमंत्री जी आप संपूर्ण लॉकडाउन करिए, आप लोगों की जिंदगियां बचाइए, अर्थव्यवस्था की चिंता मत करिए। प्रधानमंत्री बैठे हैं लेकिन वो प्रधानमंत्री ये कह क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि उनको तो 13,000 करोड़ का अपना नया संसद भवन खड़ा करना है, पीएम आवास भी शामिल हो गया है, अब तो उसकी फाइल क्लियर हो रही है। तो चिंता लोगों की जिंदगियां बचाना नहीं है, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, अस्पताल, कोविड सेंटर, ये सब नहीं है। उनकी चिंता है किसी तरह मेरा आवास, मोदी महल कैसे बन पाए इस आपदा में। पेट्रोल डीजल से आप कमा रहे, जीएसटी से आप कमा रहे, इवन की जो इक्विपमेंट्स हैं उस पे भी आप जीएसटी लगा रहे हैं। आप समझ रहे हैं? और कितना सामान, कहीं ना कहीं मैं कहती हूँ हमारी अगर सीखना है तो आज मुंबई मॉडल है, उससे पहले केरला मॉडल था, उससे पहले राजस्थान का भीलवाड़ा मॉडल था। क्या केंद्र सरकार को राजनीति से ऊपर उठकर इस मॉडल से सीखकर बाकी के 30 राज्यों तक नहीं ले जाना चाहिए था उस मॉडल को? एक राष्ट्रीय नीति की तो बात हो रही है, तेरा राज्य मेरा राज्य। आज दिल्ली में मेरी सरकार नहीं है तो क्या आप मुझसे दिल्ली पर बात करने का अधिकार छीन लेंगे? जहां पर अभी दिल्ली के ही मंत्री इमरान हुसैन पर हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, 630 ऑक्सीजन सिलेंडर उनके घर से जब्त किए गए, जमाखोरी और कालाबाजारी हो रही है। तो आप कहेंगे कि नहीं अलका लांबा दिल्ली में तुम्हारी सरकार ने इसलिए मत बोलिए। आज इन्हीं के भाजपा के बीजेपी के एमएलए विधायक सुरेंद्र सिंह कहते हैं आज भी विज्ञान को भूल जाइए, गौमूत्र पिए। अब भी का वीडियो वायरल हो रहा है। तो हम कैसे इस संक्रमण से निकलेंगे जहां पर नए से नए, कैसे इस संक्रमण से निकलेंगे अलका जी के ये लगातार सवाल है। एक और सवाल अलका जी आपसे करने का है, नरेंद्र मोदी जी कोई बात बोले और भाजपा का कोई व्यक्ति उसके खिलाफ बोले, कल्पना नहीं कर सकते थे। खिलाफ जाना तो दूर की बात है, पर देश के नाम संदेश दिया प्रधानमंत्री जी ने और कहा कि राज्य लॉकडाउन से बचें। इसके बाद भी भाजपा शासित तमाम राज्य लॉकडाउन कर रहे हैं। इस पर कोई टिप्पणी करेंगे आप? उत्तर प्रदेश सरकार
जिसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था 5 बड़े शहरों में लॉकडाउन के संदर्भ में, मुखालफत करते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और स्टे ले लिए, लॉकडाउन नहीं किया। वो उत्तर प्रदेश भी लॉकडाउन पे चला गया। और जिस सर्वोच्च न्यायालय ने स्थगन दिया था लॉकडाउन पे, उसने स्वयं केंद्र सरकार को परामर्श दिया है, हालात बहुत खराब हैं, आप लॉकडाउन पर विचार कीजिए। क्या कहेंगे अलका जी, आप तो वकील भी हैं, दोनों दृष्टियों से आपकी टिप्पणी हमारे लिए उपयोगी रहेगी। भाजपा को ये कह रही है, भूल जाइए कांग्रेस शासित, कांग्रेस के सहयोगी और दूसरे राज्यों को, अपने राज्यों को तो सुन लीजिए। आपके राज्य कर्नाटका आप ही से लड़ रहा है, और जहां आपके प्रधानमंत्री जी ने तो अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर ये जीत घोषित कर दी थी कि हमने कोरोना पे जीत हासिल कर ली, वो तो मानने को तैयार नहीं थी कि दूसरी लहर आ रही है, और अभी दूसरी खत्म नहीं हुई। बताया जा रहा है मई के दूसरे हफ्ते में तीसरी लहर आ रही है, और ये जो मामले 4 लाख दिख रहे हैं ना, ये बीबीसी की रिपोर्ट है कि ये मामले 8 लाख हो जाएंगे, और जो मोटे 4000 रोज के वो 8000। मानने को तैयार नहीं है। आज भी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि लॉकडाउन राज्यों पर छोड़ दिया जाता है, ये नहीं चलेगा। एक राष्ट्रीय नीति के तहत कि आप उन्हें लॉकडाउन के दौरान वैक्सीनेशन सबसे ज्यादा जरूरी है, वैक्सीनेशन आप नहीं दे पा रहे हैं, सच्चाई है। आज भी दिल्ली में 27 लाख लोगों को एक वैक्सीन लगा है, दूसरा वैक्सीन नहीं मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है। हो गया दुकान में। कुल मिला के केंद्र की पूरी विफलता के संदर्भ में अलका जी की नाराजगी है और स्पष्ट तर्कों के साथ है। मुझे जाना है राहुल देव जी के पास, लेकिन उससे पहले डॉक्टर अतुल जी के पास जाना बहुत जरूरी है, बतौर विशेषज्ञ उनके साथ में है। अतुल जी, बतौर चिकित्सक देश की वर्तमान रीति नीति से कितना इत्तेफाक रख पा रहे हैं आप? सही दिशा में जा रहे हैं हम, बढ़िया लड़ाई लड़ रहे हैं, संतुष्ट रहना चाहिए हम सबको कि सही दिशा में है काम। अदालतें अगर बोल रही हैं तो समय जाया कर रही है हम लोगों का, सरकार पर सवाल नहीं उठाना चाहिए, जैसा अजय चंद्राकर जी का कहना है सब कुछ ठीक दिशा में चल रहा है। बतौर चिकित्सक आपकी टिप्पणी। जी, मैं बहुत सारे सभी प्रश्नों को कर दूंगा जी, और उसमें हो सकता प्रश्नों को लगे राजनीति ने जब पिछले साल लॉकडाउन लगाया था जी, तब हम सीख रहे थे, और हम लोग की मई में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी वेबिनार टाइप का वैक्सीन एक्सपर्ट का जी। और हम लोग का मानना था कि ये 1, 2 या 3 बल्कि कई लहर आएंगी, हो सकता है 5 या 6 हो। अगर हम डेंगू को लेके चलते हैं तब भी ऐसा ही हुआ था जी, लेकिन ये इतनी बड़ी लहर होगी ये हमको अनुमान नहीं था। उस पुराने लॉकडाउन में सबसे ज्यादा गरीब मारा गया था। आज लोग कह देते हैं कि गरीब के खाते में चला गया, लेकिन गरीब के अलावा मध्य वर्ग और भी शहरों में है, उसको भी असर पड़ा है, उसके खाते में कुछ नहीं आ रहा है जी। काम रोक के आप कुछ नहीं हासिल कर सकते हैं। मान लीजिए आज लॉकडाउन हम लगा देते हैं जी, कुछ कंट्रोल कर लेते हैं, फिर कुछ समय बाद एक तीसरी लहर आती है, फिर हम लॉकडाउन लगाएंगे? नहीं, हमको लड़ना सीखना होगा जी। वैक्सीन के बारे में जहां तक बात उठती है कि वैक्सीन नहीं लग पा रही है, अगर हम जनवरी के परिप्रेक्ष्य में देखें, अगर हमारे देश में 6 करोड़ या 8 करोड़, मुझे जहां तक ज्ञान है करीब 16.5 करोड़ डोज जनवरी में बन चुकी थी हमारी जी। किसी ने नहीं सोचा था कि 16.5 करोड़ डोज हमको जरूरत पड़ेगी। इवन जिस समय हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाने की बात आई थी, उतने लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई थी, लोग पीछे हट गए क्योंकि कुछ दुष्प्रचार इतने अधिक किए गए थे कि लोग अपनी ही वैक्सीन पर शक करने लग गए थे जी। सबसे अच्छी बात यह रही थी कि विश्व में पहली बार एक वैक्सीन 1 साल से कम समय में बनाई गई। आज तक के इतिहास में 10 साल से कम कोई भी वैक्सीन नहीं बनाई गई, लेकिन हमने इतने ज्यादा संदेह पैदा कर दिए उस वैक्सीन के विरुद्ध कि हमारे ही अपने लोगों ने उस वैक्सीन को नहीं लगाया। जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई, भले ही 1 डोज लगवाई, वो भले ही सीरियस हुए लेकिन वो बच गए। आप जितने लोग बैठे हैं, मेरे ही एक सबसे परम मित्र, मेरे क्लासमेट, उन्होंने 2 वैक्सीन लगवाई थी। आप सब जानते हैं डॉक्टर के अग्रवाल, नेशनल प्रेसिडेंट, वो अगर इंप्रूव करे हैं, जैसा आप सबको पता होगा, बहुत सीरियस होके ये केवल वैक्सीन के कारण है। हमने अपनी वैक्सीन पर शक करा। हम 100 करोड़ वैक्सीन की डोज बना के नहीं रख सकते हैं, वैक्सीन की एक एक्सपायरी होती है, एक ढंग होता है उसको लगाने का। तो हम बार बार लॉकडाउन लगाएं, सरकारें लगा रही हैं नहीं लगा रही, मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन बार बार टोटल अर्थव्यवस्था को बैठा देना, इससे केवल गरीब ही नहीं, ऊपर के लेवल तक सबको फर्क पड़ता है। जो अपने बच्चे को स्कूल भेज रहा है, जो कुछ छोटे मोटे काम कर रहा है, उसके ऊपर भी असर आता है। तो मेरी समझ से आज भी लॉकडाउन असरदार नहीं है, क्योंकि तो अतुल जी, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। लॉकडाउन असरदार नहीं है तो भी 22 से ज्यादा राज्य लॉकडाउन पे चले गए, गलत फैसला बतौर चिकित्सक आप कहना चाहेंगे? यह राज्य नासमझी भरा फैसला ले रहे हैं, आपकी बात से यही समझे?
पर इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन अगर बार बार लहर आएगी तो क्या हम देश को बंद कर देंगे? किसी घर में कोई दुर्घटना हो जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो 2 दिन बाद एक उठावनी और चौथा होता है, उसके बाद पुनः वो घर काम करने लगता है। हम कुछ समय के लिए टेम्परेरी कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, लेकिन देश को चलने से नहीं रोक सकते हैं। अगर हम बार बार इस ढंग से रोक देंगे तो देश कोई भी प्रगति नहीं करेगा। लोग जो गरीब हैं वो भी असर आ रहा है उन पर, और जो अमीर हैं या मध्य वर्ग है, फर्क तो सब पर आता है। तो लॉकडाउन के संदर्भ में आप पक्षधर नहीं है, लेकिन मैं कुछ और मुद्दों पर बात करना चाहूंगा। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ अजय चंद्राकर जी हैं। ये जो बार बार सरकार अपनी गाइडलाइन बदल रही है, स्वास्थ्य विभाग अपनी गाइडलाइन बदल रहा है, उस पर आपसे जानना है। आईसीएमआर समय समय पर एडवाइजरी जारी करता है। अब आईसीएमआर ने कहा है कि आप रैपिड एंटीजन टेस्ट को बढ़ाइए। छत्तीसगढ़ में रैपिड एंटीजन टेस्ट हो रहे थे तो कहा गया था कि कितना गलत काम कर रहे हैं, आप आरटीपीसीआर को रखिए। अब कह दिया कि एंटीजन बढ़ाइए। क्यों बढ़ाइए? क्योंकि हमसे आरटीपीसीआर हो नहीं पा रहा। ये जो बार बार बयान बदलने का सिलसिला है देश के अंदर, तो क्या इसके संदर्भ में माना जाए कि देश तय ही नहीं कर पा रहा है कि लड़ाई कैसे लड़नी है? जिस हथियार को आज अच्छा बताते हैं कल उसे खराब बताते हैं, कल जिसको खराब बताते हैं आज उसे अच्छा बताने लगते हैं। जी अतुल जी, आप कुछ कहेंगे इस पर? हाँ बिल्कुल, इस पर कहना चाहेंगे। देखिए, मेडिसिन में कोई भी चीज स्टैटिक नहीं होती है जी। जो ट्रीटमेंट किसी भी बीमारी का, जब मैं एमबीबीएस स्टूडेंट था, जब पढ़ा, एमडी करा, बाद में करा, ये चीजें चेंज होती हैं। पूरे विश्व में इस बीमारी के बारे में कुछ नहीं पता था, बहुत सी दवाएं ट्राई की गई। शुरू में अगर आप याद करें तो बीसीजी के टीके के बारे में बात उठी थी कि शायद ये हमको टी सेल की इम्यूनिटी दे देगी। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के बारे में हुआ कि ये इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स का काम करेगा। बहुत सी दवाएं जिसमें रेमडेसिविर है जो बेसिकली कोरोना सार्स वायरस के अगेंस्ट नहीं है, ये इबोला के खिलाफ बनाई गई थी, इसको ट्राई किया गया। टोसिलीजुमैब जिसकी बात है, ये रूमेटॉइड के पेशेंट्स में दिया जाता था, इसमें ट्राई करा गया। इस समय सब कुछ ट्राई किया जा रहा है क्योंकि हम पूरा विश्व एक डेस्परेट स्थिति में है। हर कंट्री में जो जो उसके पास उपलब्ध है वो उसको लगाकर देख रहा है। तो ये मेडिकल साइंस स्टैटिक नहीं है, गाइडलाइन बदलती है। और आरटीपीसीआर अब क्योंकि निगेटिव बहुत ज्यादा आने लग गया है तो हमें स्क्रीनिंग टेस्ट चाहिए। मेरी ओपीडी में भी पेशेंट्स आते हैं, उनका तुरंत एंटीजन टेस्ट करते हैं, अगर पॉजिटिव आता है तो हम इमीडिएटली। मैं माफी चाहूंगा आपसे फिर से सवाल करने के लिए। आपने कहा आरटीपीसीआर निगेटिव बहुत आ रहा है इसलिए एंटीजन को बढ़ा दिया गया। आरटीपीसीआर टेस्ट के संदर्भ में हालत यह है 5-5 दिन में रिपोर्ट नहीं मिल रही। आप आरटीपीसीआर निगेटिव की बात कर रहे हैं। तमाम सरकारों ने कानून बना दिए हैं, आपने अपने फरमान निकाल दिए कि अगर आपको हवाई यात्रा करके आना है तो आरटीपीसीआर की 72 घंटे के अंदर की रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए। यहां जो मरीज हैं, जो संक्रमित हैं, उनको तो रिपोर्ट मिल नहीं पा रही, उनकी टेस्टिंग हो नहीं पा रही। और जो सामान्य अवस्था में उनके संदर्भ में सरकारें फरमान दे रही हैं कि आप आरटीपीसीआर रिपोर्ट अगर निगेटिव होगी तो ही हमारे यहां पर आ सकेंगे। क्या सही तरीका है ये लड़ाई के संदर्भ में? जो वास्तविक तौर पर मरीज हैं उन्हें रिपोर्ट मिल नहीं पा रही क्योंकि लोड इतना ज्यादा है, और जो सामान्य यात्री कामकाज के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए आरटीपीसीआर की अनिवार्यता है। क्या कहेंगे आप इस प्रकार की नीति के संदर्भ में? बतौर चिकित्सक सहमत है इन नीतियों के साथ? नहीं, आरटीपीसीआर के बारे में क्या आपने आज से 1.5 साल पहले सुना था? नहीं। आरटीपीसीआर की मशीन ये एक बहुत हाई टेक प्रोसेस है। हम इतना कर रहे हैं ये भी बहुत है, लेकिन हाँ, इसको बढ़ाने की जरूरत है। जो गाइडलाइन शुरू से थी उसमें था कि आप रैपिड एंटीजन टेस्ट करिए, अगर वो पॉजिटिव है उसको आप पॉजिटिव मानिए, अगर निगेटिव है और उसमें कुछ लक्षण है तब आरटीपीसीआर के लिए भेजिए। किसी भी बीमारी में हमारे कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, कुछ कंफर्मेटरी टेस्ट होते हैं। हवाई यात्रा में ये इसलिए जरूरी है क्योंकि विदेशों में भी लोगों का जाना होता है और इसको उस समय एक 100% सक्सेसफुल टूल माना गया। लेकिन अब क्योंकि ये इसका नेजल म्यूकोसा में ये वायरस नहीं मिल रहा है, इसलिए इसमें चेंजेस हैं। हाँ, आरटीपीसीआर को बढ़ाने के लिए मशीनें और एक्सपर्ट बढ़ाने की जरूरत है। देश में पहले यूपी तक में कहीं एक भी जगह आरटीपीसीआर नहीं होता था, 2-4 जगह कुछ मशीनें थी पूरे भारत में। आज इतना हो रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी सफलता है। मैं आज भी एंटीजन टेस्ट हम हर पेशेंट का अपने कर रहे हैं और स्क्रीनिंग करके उनको मदद दे रहे हैं। कुल मिला के जो कार्रवाई हो रही है उसके संदर्भ में संतुष्ट हैं डॉक्टर अतुल कुमार जी। लेकिन मैं राहुल जी आपके पास में आता हूं। अब सारी बातचीत के आप लबोलुआव को निकालने की कोशिश करेंगे इस उम्मीद के साथ में
कि क्या वाकई आप महसूस करते हैं बतौर पत्रकार कि देश एक दिशा में चलते हुए इस लड़ाई को लड़ रहा है, महामारी के संदर्भ में महायुद्ध बताया जा रहा है इसे, और जो स्वर निकल रहे हैं, क्या ये स्वर आपको भरोसा दिला पाते हैं कि इस महामारी के दौर में ये देश एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहा है, या एक साल के भीतर ही हमने आपस में लड़ना शुरू कर दिया है? हिमांशु, आपको ध्यान होगा और सभी लोगों को ध्यान होगा कि हम लोग इस पर गर्व करते रहे हैं कि भारत की अपनी जितनी विविधता है जी और विभिन्नताएं हैं हर तरह की, उसके बावजूद ये देश युद्ध में एक हो जाता है जी। सारे मतभेद भुला दिए जाते हैं। आज जब सब मान रहे हैं और आपने खुद कहा कि ये एक महायुद्ध में हैं हम जी, और ये आंतरिक युद्ध है, उस समय हम इतने बिखरे हुए स्वर, इतने विवादी स्वर देख रहे हैं और कोई एक संगति नहीं है, कोई एक स्पष्ट योजना, कोई प्लान, राष्ट्रीय प्लान नहीं है, न एक दृष्टि है हमारे सामने। इतने मतलब जनवरी से ये दूसरी लहर भी शुरू हो गई थी, जनवरी फरवरी से जी। हम आज मई में आ गए हैं जी। लेकिन हमें लगता है कि हम एक संकट से दूसरे संकट में सिर्फ लड़खड़ाते हुए पहुंच रहे हैं, कुछ रास्ते नहीं निकल रहे हैं जी। ये अब स्पष्ट है कि जो एक साल हमारे पास था उसमें हम पूरी तैयारियां नहीं कर पाए। जो स्वास्थ्य का ढांचा हर दृष्टि से तैयार हो जाना चाहिए था, जिसका फायदा इस संकट का फायदा उठाकर जो कर लिया जाना चाहिए था, वो बुनियादी ढांचा नहीं बना जी। हमारा ध्यान, देश का ध्यान दूसरी चीजों पर चला गया और अब उसमें गिनाने से फायदा नहीं है, चाहे वो चुनाव हो या दूसरी चीजें हो या राजनीति हो जी। अब स्थिति यह है कि 2 दिन पहले हमारे भारत सरकार के मुख्य सलाहकार, वैज्ञानिक सलाहकार कहते हैं कि तीसरी लहर अवश्यम भावी है, अटल है, अपरिहार्य है, इनएविटेबल जी। और अगले ही दिन दबाव निश्चित रूप से पड़ा होगा। उससे घबराहट हुई सबको, मैं भी घबराया, और उसके बाद अब आज वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हम उससे निपट नहीं सकते, अगर सारी गाइडलाइंस का पालन किया जाए तो सारी सावधानियां की जाएं। इसका क्या मतलब? मैं डॉक्टर अग्रवाल की बात से सहमत हूं कि विज्ञान कभी भी अंतिम नहीं होता जी, और ये एक नई बीमारी है सारी दुनिया के लिए। सारा दुनिया के वैज्ञानिक अभी इसको समझने की कोशिश कर ही रहे हैं। उसके रोज नए रूप सामने आ रहे हैं, नया व्यवहार सामने आ रहा है। तो ये चलता रहेगा, नए दिशा निर्देश, गाइडलाइंस आते रहेंगे क्योंकि उनकी जरूरत पड़ती रहेगी। लेकिन कुछ बुनियादी जरूरतें हैं जो अभी भी हम, जिनका इनसे कोई संबंध नहीं है जी। जैसे हमारी टेस्टिंग जो भी 36 लाख तक पहुंच गई थी, वो अब घट के 12 लाख पर आ गई है, और हमारे जो मामले हैं, रोज आने वाले मामले, वो 2 लाख से बढ़कर और पिछले 10 दिन में अब आज लगभग 4,15,000 तक पहुंच रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर टेस्टिंग बढ़ाई जाए, टेस्टिंग ज्यादा हुई, तो जो असली संख्या निकलेगी मामलों की, वो इसके 3 गुना होगी कम से कम जी। जितनी अभी आ रही है। 3 गुना हो, 4 गुना हो, 5 गुना हो, हम नहीं जान सकते। तो एक तो आंकड़े स्पष्ट नहीं है, आंकड़ों में कोई पारदर्शिता नहीं है। बिना आंकड़ों के कोई भी योजना, विशेष तौर पर स्वास्थ्य के बारे में, बन नहीं सकती, कोई कार्यक्रम बन नहीं सकता जी। राज्यों के आंकड़े अलग हैं, केंद्र के आंकड़े अलग हैं, अलग अलग एजेंसियों के आंकड़े अलग हैं, कितने सच्चे हैं ये भी हम नहीं जानते। तो अभी जब सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार कहा इसका, तो एक सबसे पहली जरूरत है, हम लोग सब कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये इस समय कहना है कि कोई आराम से बैठा होगा इस सरकार में या राज्यों में भी और केंद्र में भी, ऐसा नहीं है। सब पूरी गंभीरता से इसमें लगे हैं। हमारे पूरा स्वास्थ्य जो ढांचा है, जो लोग हैं, डॉक्टर हैं, और उनकी तो आरती उतारने लायक वो काम कर रहे हैं। लेकिन अभी कोई स्पष्ट एक कार्यक्रम देश के सामने मैं बीच में हस्तक्षेप के लिए माफी चाहूंगा राहुल जी आपसे। क्या आप महसूस कर रहे हैं कि असल में हम द्वंद्व में फंस गए, जान और जहान के? जान हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए और जहान की चिंता के चलते हम जान पर फोकस नहीं कर पा रहे, इसीलिए अनिर्णय के शिकार हैं। कोई भी कदम उठाने के संदर्भ में हम सोचते हैं इससे हमारी अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान होगा, इससे लोगों के रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या मेरे ऊपर निजी तौर पर सामाजिक जिम्मेदारी का बोझ कितना बढ़ जाएगा। और ये जो जहान की चिंता है, इसने जान के साथ खिलवाड़ करने के हालात बना रखे हैं। देखिए, दोनों को बचाने की जरूरत है। जान भी चाहिए, जहान भी चाहिए। ना जान के बिना जहान है, जहान के बिना जान है। इसलिए इस दुविधा में हमें नहीं पड़ना चाहिए, ना लोगों को डालना चाहिए जी। दिक्कत सिर्फ ये है, मुझे लगता है कि केंद्र पिछली बार के अनुभव से डर गया है, आलोचना से घबरा गया है वो,
जो 4 घंटे में पूरा राष्ट्रीय लॉकडाउन तालाबंदी घोषणा की थी, वो भी 4 महीने में नहीं कर पा रहा है जी। जबकि राज्य अब अपनी अपनी जगह कर रहे हैं, जैसा कि आप लगातार बता रहे हैं जी। तो अभी एक सीमित राष्ट्रीय तालाबंदी की जरूरत मुझे लगती है, अगर इस चेन को हमें तोड़ना है तो। लेकिन उसके साथ साथ पिछले बार के अनुभव से लाभ उठाते हुए, समझते हुए, जिन लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, आर्थिक दृष्टि से बर्बाद हो गए थे, उनको मदद पहुंचे, ये व्यवस्था करके लॉकडाउन लगाना चाहिए। एक तो लॉकडाउन पे बात हो गई राहुल जी, दूसरा विषय पे भी मैं आपसे बात करूंगा कि लॉकडाउन के संदर्भ में केंद्र डर गया, ये बात आपने कही, पर वैक्सीनेशन के संदर्भ में तो कोई संदेह नहीं है। दुनिया का हर वैज्ञानिक, हर चिकित्सक और तकरीबन हर शासक ये मान रहा है कि इस समय सबसे बड़ा हथियार हमारे पास वैक्सीनेशन है। उस वैक्सीनेशन कार्यक्रम के संदर्भ में जिस तरीके से पल्ला झड़ा गया है, राज्यों के ऊपर छोड़ दिया गया और कंपनियों के ऊपर छोड़ दिया गया। इस देश की सर्वोच्च अदालत ने 30 अप्रैल को कहा कि कंपनियां कैसे तय कर सकती है कि किसको कितनी वैक्सीन मिले, केंद्र को पूरा का पूरा स्टॉक ले लेना चाहिए और राज्यों को देना चाहिए। पर आज 7 दिन बीत जाने के बाद भी केंद्र इस पर कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। राज्यों की हालत यह कि 18 से 45 साल का कार्यक्रम शुरू हुआ है। छत्तीसगढ़ में कोर्ट से फटकार पड़ रही है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में चालू किया गया। भोपाल जैसे शहर में 2 दिन में हर दिन केवल 100 लोगों को वैक्सीन लग रही है राहुल जी। इंदौर में 100 लोगों को वैक्सीन लग रही है। अगर 100 लोग प्रतिदिन की दर से वैक्सीनेशन कार्यक्रम चलाया गया युवाओं के संदर्भ में, तो कितने 100 साल तक हमें इंतजार करना पड़ेगा लोगों को वैक्सीन के संदर्भ में। यह हालात बन रहे हैं। क्या टिप्पणी करेंगे इस पर? एक दूरदर्शी सरकार का फैसला है ये। आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। जो मैंने बुनियादी बात कही थी उसमें दूसरा बिंदु यह है, एक है पहली टेस्टिंग बढ़नी चाहिए जो घट रही है, और दूसरी है टीकाकरण, वो बढ़ना चाहिए, वो घट रहा है। पहले जितने लग रहे थे उसके आधे भी नहीं रह गए हैं। अब मैं स्वयं अपनी बेटी के लिए कोशिश कर रहा हूं, नहीं कर पा रहा हूं दिल्ली में रह के। तो ये पूरे देश में हाल है। अभी जब तीसरी लहर आएगी, अभी जब गांवों से आने शुरू होंगे मामले, क्योंकि वहां विस्फोट होने वाला है जी, तब हम क्या करेंगे मैं नहीं जानता जी। तो इन दोनों मामलों में कोई स्पष्ट नीति, कोई तैयारी हमें दिखती नहीं है। हम अचानक आराम से हो गए तो हम निर्यात करने लग गए, अब हमें सब जगह से। तो राहुल देव जी भी असंतुष्ट हैं, मान रहे हैं कि इस समय पर जिस प्रकार से एक स्पष्ट दिशा होनी चाहिए थी देश की, नहीं है। हमें सामूहिक लड़ाई लड़नी थी, नहीं लड़ रहे हैं। पर इसके बीच में डॉक्टर अतुल जी कोई हस्तक्षेप करने जा रहे हैं, उनकी बात सुनते हैं और फिर एक बार फिर अजय चंद्राकर जी का रुख करते हैं। जी अतुल जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप? चिकित्सा व्यवस्था जो 1 साल में बात करी थी जी सर, चिकित्सा तंत्र 1 साल में नहीं बनता है जी। आजादी के बाद लगभग 2000 तक केवल देश में 150 मेडिकल कॉलेज थे। उसके बाद खुले हैं। डॉक्टर्स निकलने में मेडिकल कॉलेज बनने के बाद लगभग 13 साल लगते हैं जी। हमारे पास इस समय IMA में केवल 3.5 लाख डॉक्टर रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से हम मान के चलते हैं कि 50-60 हजार काफी सीनियर हैं जो कि एक्टिव प्रैक्टिस में नहीं है। हमारे पास देश में डॉक्टरों की कमी है और ये वर्षों से कहा जा रहा था कि मेडिकल कॉलेज और पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट इतने होने चाहिए जो हमारी इस आबादी को पूरा कर सके। वो उसका 10 साल का प्रोग्राम अगर बनाएंगे तब हमारे पास हो पाएगा। दूसरी बात वैक्सीन की कमी की। हमारे पास 2 वैक्सीन है, कोवैक्सीन किल्ड वैक्सीन है, और किल्ड वैक्सीन को बनाने का प्रोसेस थोड़ा लंबा है जी। और जो हमारे पास वैक्सीन थी वो ही पहले हमारे मार्च तक यूज नहीं हो रही थी। अकस्मात जब अप्रैल में केस बढ़े तब उन्होंने अपना प्रोडक्शन बढ़ाना शुरू करा, जिसमें टाइम लगेगा। दूसरी कोविशील्ड जो कि सीरम इंस्टीट्यूट की है, उसका रॉ मटेरियल हमको अंतरराष्ट्रीय कारणों से नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से उसका प्रोडक्शन नहीं हो पाया। जब हेल्थ वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर्स ने भी टीका नहीं लगाया तब कंपनियां हतोत्साहित हो गई थी कि पता नहीं हम टीका बना भी दें और ये देश में लगेगा या नहीं। अकस्मात अप्रैल में इतने ज्यादा केस बढ़ गए कि वो अगर बढ़ाएंगी भी तब भी जून 15 से पहले वो टीके की सप्लाई नहीं कर पाएंगी। ये वास्तविकता है, मैं बता रहा हूं। ये वास्तविकता ही अतुल जी बता रहे हैं, लेकिन इससे जुड़े हुए तथ्य ये हैं कि भारत सरकार ने अपने बजट में 35,000 करोड़ का प्रावधान किया था वैक्सीनेशन के संदर्भ में। अगर वो 35,000 करोड़ इस्तेमाल किए जाएं तो इस देश के हर नागरिक को वैक्सीन उपलब्ध हो सकती थी, लेकिन बीच में ही कदम पीछे हटा लिए गए। अतुल कुमार अग्रवाल जी बता रहे हैं कि वैक्सीनेशन लोग खरीद नहीं रहे थे। वैक्सीन की जितनी भी प्रोडक्टिविटी हुई उतनी वैक्सीन सरकार के द्वारा और दुनिया के तमाम देशों के द्वारा खरीदी गई। लेकिन भारत सरकार के द्वारा वैक्सीन के लिए पैसे भी अगर दिए गए तो 26 और 28 अप्रैल को भी पैसे दिए गए हैं, तो इस आधार पर हमारी प्लानिंग की कमी साफ तौर पर दिखती है। लेकिन अजय चंद्राकर जी, मैं आपके पास में आऊं
उससे पहले वो 2 बयान आपको सुनवाना चाहता हूं। कई लोगों को ये शिकायत है कि ये सारा गड़बड़ इसलिए हो रहा है कि प्रधानमंत्री जी अकेले ही सारे फैसले करते हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन शायद ऐसा नहीं है। उन फैसलों में जो लोग सहभागी बन रहे हैं, शायद उनकी दृष्टि में गड़बड़ है, इसलिए ऐसा हो रहा है। राहुल जी ने इंगित किया था, मैं सप्रमाण उसे दिखाता हूं और फिर अजय जी आपसे बात करता हूं। एक बार सुनिए इस देश के प्रधानमंत्री के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के 2 बयान, जिनका उल्लेख राहुल जी कर रहे थे। Where does SARS coronavirus 2 go from here? A phase 3 is inevitable, given the high levels of circulating virus, but it's not clear on what time scale this phase 3 will occur. Hopefully, incrementally, but we should prepare for new waves. Previous infections and vaccines will cause adaptive pressure on the virus for new kinds of changes which try to escape it. And therefore, we should be prepared scientifically to take care of that. The third wave may not happen in all the places or indeed anywhere at all. It depends much on how effectively the guidance is implemented at the local level, in the states, in districts, and in the cities everywhere. The guidance about precautions, about surveillance, about containment, and about treatment, and about testing. This insidious asymptomatic transmission can be stopped if we follow the guidance. तो सम्मान्य अजय चंद्राकर जी, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, हमारे प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर विजय राघवन साहब हैं। परसों कहते हैं सब तय है, तीसरी लहर आएगी। 48 घंटे में बयान बदल गया। हो सकता है ना भी आए, हो सकता है कुछ ही जगह आए, और हमने अगर दिशा निर्देशों का पालन किया तो नहीं आएगी। पर वो दिशा निर्देश कौन से, इसका तो अभाव है। क्या कहेंगे आप इस भ्रम की स्थिति को लेकर? देखिए भ्रम की स्थिति कोई नहीं है। उन्होंने किस परिस्थितियों में यह बयान दिया मैं कह नहीं सकता, लेकिन मिस्टर फाउची, प्रधानमंत्री जी के बारे में आपने कहा कि अकेले फैसले लेते हैं। आप समाचार पत्रों से जुड़े हैं, उन्होंने कहा विशेषज्ञों से चर्चा करेंगे और स्पेशली नाम मिस्टर फाउची का लिया जी कि हम फाउची से भी इस विषय में चर्चा करेंगे कि क्या क्या रणनीति बनानी पड़ सकती है जी। एक बात है जी। दूसरी बात, उसके वैज्ञानिक सलाहकार का नाम आपने लिया कि उसको सलाह देने के लिए है। कैबिनेट है पूरे देश में, कैबिनेट में चर्चा होती है और उसके परिणाम क्या है जी नेतृत्व के, कि जो डॉक्टर साहब अभी बोल रहे थे उससे मैं बहुत अंशों से सहमत हूं। पहली बार आजाद हिंदुस्तान में स्वास्थ्य का बजट 137% बढ़ाया गया। 35,000 करोड़ टीका के लिए रखे गए। आपने कहा कि वो कब खर्च होंगे जी, इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए कि हमें कब खर्च होंगे, वो खर्च उसी में होंगे। तीसरी बात, 20 लाख करोड़ का आत्मनिर्भरता पैकेज दिया गया। अभी 26,000 करोड़ 2 गरीबों के लिए दिया गया। तो जो आप जहां से बहस शुरू किए कि एकजुटता की ओर जाना है, डॉक्टर साहब जो कह रहे थे कि टीका के बारे में शोध, टीका के बारे में अध्ययन, उसके रॉ मटेरियल वो कूटनीतिक तरीके से हल हो गए। फाइजर हमको देने के लिए तैयार हो गया, फार्मूला भी देने के लिए तैयार हो गया। लेकिन हम ये सब कुल मिला के ये मान रहे हैं कि केंद्रित एक व्यक्ति के ऊपर हो गया है। क्या केंद्र सरकार जो तय करे या केंद्र सरकार के ऊपर ही सारी निर्भरता है क्या? बाकी लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब मैं आपको बता दूं कि आप मुझको शुरू में कहे कि हम बात कर रहे हैं नेशनल लेवल पर जी, मैं इस बात से सहमत हूं, नेशनल लेवल पर आप बात कर रहे हैं, लेकिन प्रयास में कहां पर कमी? जैसे आधारभूत संरचना की बात हुई जी, हर संसदीय क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज खुलेगा जी। आपको मालूम है छत्तीसगढ़ में 3 मेडिकल कॉलेज का पैसा मिल गया है, केंद्रांश राज्यांश अभी तक नहीं मिला जी। डॉक्टर साहब कह रहे हैं 1 साल से ज्यादा देरी हो गई खोलने में। अब एक मेडिकल कॉलेज भर जांजगीर में और खुलेगा। तो यह फैसला यदि पहले ले लिया जाता मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का, कूटनीतिक तौर पे कुछ और पहले कर लिया गया होता, तो शायद यह स्थिति नहीं बनती। और इस बात से भी मैं सहमत हूं डॉक्टर साहब के कि अभी इसको पूरी तरह जानने में और जानने के बाद हर निर्णय को आलोचना या समर्थन में लाना जल्दबाजी होगी जी। और जल्दबाजी से हमको बचना चाहिए। जो प्रयास जिस दिशा में हो रहे हैं उस दिशा में परिणाम आने में निश्चित रूप से समय लगेगा। अब आपने कहा, अलका जी को मैं सुन रहा था बहुत ध्यान से कि छत्तीसगढ़ या ये कांग्रेस शासित, ये शासित, वो शासित। मैं कांग्रेस भाजपा की तो एक लाइन शब्द में नाम नहीं लिया, न मैं किसी विरोधी पार्टी की आलोचना किया। केरल, राजस्थान, महाराष्ट्र सबसे ज्यादा केस वाले राज्य हैं अभी जी।
और उनके प्रयत्न देखिए। राज्यों की यदि हम बात करें तो मदद की बात करें तो माननीय राहुल गांधी जी ने 6,000 रुपया देने के लिए कहा। आप मेरा ट्वीट पढ़ते हैं, मैंने उसी दिन लिखा कि माननीय भूपेश जी आप छत्तीसगढ़ में आज ही दे दीजिए, यहां तो आपकी सरकार है। अभी जैसे आपने कहा कि किसान न्याय योजना, राजीव न्याय योजना किसानों के खाते में गई, लोगों की मदद के लिए, गरीबों की मदद के लिए। जो राहुल जी ने कहा कि गरीबों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है, बेरोजगारी भत्ता देने के लिए अभी सबसे अच्छा समय है जो सरकार ने घोषणा किया है 2,500 रुपये महीने का। तो कोई राहत की, हम टीका पर और इन्वेंशन पर और दूसरी चीजों पर बहस तो कर रहे हैं जिसमें कुछ भी मत बनाना जल्दबाजी है, लेकिन इसके दुष्प्रभाव में भारत जैसे देश में जो मदद होनी चाहिए वो सब केंद्रीय मदद पर ही राज्य भी निर्भर हैं। चाहे 2 महीने का सूखा राशन देना हो तत्काल की, कोई भी राज्य ने गरीबों के लिए पैकेज की घोषणा नहीं की अभी। तो इसलिए महत्वपूर्ण है कि टीके का उत्पादन, टीकाकरण और लोगों की जो सहभागिता है, वास्तव में मास्क लगाना या सोशल डिस्टेंसिंग जो ऐसे वैज्ञानिकों ने बताया है, उसकी जो जरूरत है वो सबसे ज्यादा होनी चाहिए टीकाकरण की। और टीकाकरण में केंद्र ही करे, इससे मैं सहमत नहीं हूं। जब सब मिलकर करें, जो आपके आज की बहस का मूल भाव है कि सब मिलकर करेंगे तभी हम तो जीतेंगे। सब मिलकर करेंगे कैसे? मैं अलका जी के पास जाऊं उससे पहले एक सवाल और करता हूं। आज हेमंत सोरेन झारखंड के सम्माननीय मुख्यमंत्री है, उन्होंने एक ट्वीट किया। अजय जी, आप तो ट्वीट पर बहुत एक्टिव रहते हैं। उन्होंने कहा आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फोन किया, उन्होंने सिर्फ अपने मन की बात की, बेहतर होता यदि वो काम की बात करते, वो काम की बात सुनते। आपसे समझना चाहूंगा कहां आ गए हम? देश के प्रधानमंत्री के साथ संवाद के संदर्भ में इस स्तर पर टिप्पणियां, क्या कहेंगे इसके संदर्भ में? क्या आप इस महामारी के दौर में बतौर केंद्र सरकार लोगों का विश्वास जीत पाने में, समन्वय बना पाने में नाकाम हो रहे हैं, या इससे इतर कुछ और टिप्पणी करना चाहेंगे अजय जी? देख, नहीं, मैं तो एक बात कहूंगा कि राज्यों की अपेक्षा खास तौर पे किसी राजनीतिक दल जो प्रधानमंत्री जी के विपरीत विचारधारा के हैं, वो राजनीतिक दल अपनी जिम्मेदारियों के बजाय केंद्र के ऊपर ही सारी अपेक्षाएं करते हैं। और सारे पैकेज के लिए आप छत्तीसगढ़ में रहते, रोज कितनी चिट्ठी लिखी जाती है केंद्र सरकार को, आप भी छापते हैं उसको कि सारा चीज केंद्र करे, केंद्र करे, केंद्र करे, केंद्र करे। हर चीज आपके अनुकूल नहीं हो सकता, आपके पास भी दायित्व है, आपके पास भी सामाजिक दायित्व है, आपके पास भी मैंडेट है। उसका अजय जी का यह कहना है कि के दौर में और स्वयं अपने दायित्व का निर्वहन करने के संदर्भ में ईमानदारी नहीं बरत रहे हैं। अजय चंद्राकर जी की बात का कुल सार यह है कि केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारियां निभाने की कोशिश तो कर रही है, पर जो विरोधी दलों की सरकारें हैं वो केवल सियासत चमकाने का काम कर रही हैं। क्या कहेंगे अलका जी अजय चंद्राकर जी के निष्कर्षों के संदर्भ में? आप देखिए, आपके दर्शक जो सुन रहे हैं वो साफ भाजपा के प्रवक्ता की बात से समझ चुके हैं कि सारा केंद्र ही क्यों करेगी, है ना। 36 राज्य अपनी जिम्मेदारी अब खुद ले ले, जब पानी सर के ऊपर से निकल चुका है और बहुत देर हो चुकी है। अभी तक वैक्सीन को लेकर तो सेंट्रल नीति थी कि केंद्र सरकार ही खरीदेगी, केंद्र सरकार ही राज्यों को देगी। जब राज्यों ने मांग की कि 18 साल के ऊपर के युवाओं को भी 45 तक लगना चाहिए, तो सारा बोझ राज्यों पर छोड़ दिया। वही राज्य जब आपसे जीएसटी के दौरान कलेक्ट किए गए पैसे को मांगते हैं, आप देने से इनकार कर देते हैं। आप शुरू में पीपी किट हो, आपके वेंटिलेटर, सब कुछ सेंट्रलाइज्ड हो रहा था। आज आप जब राज्यों पे छोड़ रहे हैं तो आर्थिक मदद तो करेंगे उनकी या नहीं करेंगे? या केंद्र सरकार सिर्फ पेट्रोल डीजल से, जीएसटी से पैसा कलेक्ट करने का एक अड्डा बन चुका है? हम तो सिर्फ देश से टैक्स वसूलेंगे, खर्च करेंगे। प्रधानमंत्री सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, बड़ी बड़ी मूर्तियां लगाने में, प्रधानमंत्री जी के 16,000 करोड़ के जहाज खरीदने में, ये तो कोई बात नहीं हुई कि आज आप देश को जो है छोड़ रहे हैं कि राज्य करें, सब केंद्र क्यों करे? ये तो कोई बात नहीं हुई। मैं कहती हूँ साफ सी बात है, दुख हो रहा है सुनकर, जब आज सरकारों को, राज्यों को, लोगों को सबसे ज्यादा देश के प्रधानमंत्री और एक राष्ट्र नीति की और सहयोग की जरूरत है, ये पल्ला झाड़कर राज्यों के ऊपर छोड़कर भाग रहे हैं। ये अति कष्ट की बात है। और मैं आपसे फिर कह रही हूँ, ये कहते हैं कि वैक्सीन मांग रहे हैं आज, अरे मत लगाइए ना उन विरोधी विपक्षी दलों को वैक्सीन जिन्होंने विरोध किया था। बात खाली विरोधी दलों की नहीं है, बात 80 करोड़ उन गरीबों की है जिन्हें आप मुफ्त राशन तो दे रहे हैं, पर मुफ्त राशन आपकी वैक्सीन का विकल्प नहीं हो सकता है। जहां वैक्सीन मिलनी है वहां वैक्सीन ही मिलनी
है 79 करोड़ गरीबों को। वैक्सीन का विरोध नहीं हो सकता है, ये कहना अलका जी का। मैं एक बार इस विषय पे भी थोड़ा सा डॉक्टर अतुल कुमार अग्रवाल जी आपसे बात करना चाहता हूं। वैक्सीन के संदर्भ में भ्रम बना दिया गया। क्या भ्रम बना दिया गया साहब? 2 कंपनियां बना रही हैं, एक भारत बायोटेक, एक सीरम इंस्टीट्यूट। सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक हैं अदार पूनावाला। उन्होंने खुद बयान दे दिया कि वैक्सीन तो 2 ही हैं, या तो फाइजर की या हमारी, बाकी पानी जितना सुरक्षित है। क्या कहेंगे इसके संदर्भ में? देश के नेताओं के संदर्भ में टिप्पणी करेंगे या एक वैक्सीन निर्माता ने खुलकर यह टिप्पणी की थी, इसके संदर्भ में भी कुछ कहना चाहेंगे? पहला सवाल। दूसरा आपसे जानना चाहेंगे, प्रोटोकॉल है कोवैक्सीन के संदर्भ में 3rd फेज के रिजल्ट के पहले उसको लगाने के संदर्भ में छूट दे दी गई। पहले स्वयं सरकार का जो बोर्ड है उसने इसमें आपत्ति जताई थी और वैसे ही अपने फैसले को बदल दिया, जैसे अभी हमारे प्रिंसिपल साइंटिस्ट एडवाइजर ने बदला। गलती कर दी लोगों ने इसके संदर्भ में अगर बात उठा दी कि 3rd फेज के बगैर आप क्यों लगा रहे हैं, और बाद में किया भी ये गया कि इसे ट्रायल बेसिस में लगाएंगे। सच के संदर्भ में सच कह दिया, गुनाह हो गया इस देश में। जहां तक सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन का सवाल है, वो सीरम इंस्टीट्यूट का प्रोडक्ट तो है ही नहीं। वो तो एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट है, जिसका कि फॉर्मूला के साथ भारत में प्रोडक्शन हो रहा है। मैं अतुल जी फिर से शायद आप विषय से भ्रमित हुए। अदार पूनावाला जो बना रहे हैं, उन्होंने यह बयान दिया था भारत बायोटेक की वैक्सीन के संदर्भ में अनुमति मिलते ही कि दुनिया में वैक्सीन तो 2 ही हैं सुरक्षित, एक हमारी और दूसरी फाइजर की, बाकी सब पानी जितनी सुरक्षित हैं। ये उनका बयान था। बाद में उन्हें अपने इस बयान पे माफी मांगनी पड़ी थी, आपत्ति व्यक्त की गई थी। क्या कहेंगे? एक। और दूसरा आपसे कि 3rd फेज के बगैर कोवैक्सीन को लगाना की अनुमति 24 घंटे में निर्णय बदलते हुए की गई। अगर यह बात इस देश के राजनयिकों ने या चिकित्सा से जुड़े हुए लोगों ने उठा दी, गुनाह कर दिया, सच को सच कह दिया, तो सर कोवैक्सीन जिस प्लेटफॉर्म पे बनाई गई है वो बहुत टाइम टेस्टेड है और उस प्लेटफॉर्म पे डीपीटी, बूस्ट्रिक्स और बहुत सारी वैक्सीन बन रही हैं और सेम प्लेटफॉर्म को यूज किया गया है। इसलिए कई बार हम बहुत सी दवाओं को अनुमति देते हैं आपातकाल में, चीज टेस्ट नहीं हुई होती है। अधिकतर वैक्सीन विश्व में सबको आपातकालीन मंजूरी मिली है, दी हुई है। अतुल जी मेरी उस बात पर शायद आना नहीं चाहते, लेकिन मेरे पास समय सीमित है, इसलिए राहुल जी आपके पास में कंक्लूजन के लिए जाऊंगा, समाहित करना चाहूंगा। बहस का विषय नहीं, निष्कर्ष पे पहुंचने की जरूरत है। क्या आप महसूस करते हैं कि यह समय आ गया है जो अलका लांबा जी ने कहा कि सर्वदलीय बैठक के संदर्भ में उनकी पार्टी के राष्ट्रीय नेता ने मांग की है, सोनिया गांधी ने, क्या यह समय है कि दलीय राजनीति को छोड़कर वाकई अब सर्वदलीय तरीके से एक राय होकर इस लड़ाई को लड़ा जाए तो ही जीत की उम्मीद की जा सकती है? यानी सिवाय फजीयत के हमें और कुछ हासिल नहीं होगा। मैं सहमत हूं इस विचार से। न केवल सर्वदलीय सम्मेलन, लेकिन सारे मुख्यमंत्रियों के साथ सारे राज्यों को शामिल करके थोड़ा समय देकर गंभीरता के साथ एक न्यूनतम कार्यक्रम पर राष्ट्रीय सहमति बन जाए। उसके बाद हर राज्य को देखिए अपने अनुसार, अपने इस विवेक के अनुसार भी काम करने की छूट देनी ही पड़ेगी आपको, संवैधानिक व्यवस्था है जी। लेकिन एक न्यूनतम सहमति कुछ बुनियादी चीजों पर सारे राज्यों केंद्र में बन जाए तो सभी का फायदा होगा, पूरे देश का फायदा होगा। ये इस समय की जरूरत है और इसे बिना कोई समय खोए अविलंब किया जाना बहुत अच्छा हो। तो राहुल जी निष्कर्ष पर हैं कि इस समय न्यूनतम साझा कार्यक्रम की जरूरत है इस महामारी के संदर्भ में। न केवल सभी दल बल्कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को शामिल करते हुए कार्य योजना अविलंब तैयार होनी चाहिए। और इसकी अपेक्षा हम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि पहली महामारी की जो लहर आई थी उस दौरान देश सामूहिक रूप से लड़ता हुआ दिखाई दिया था और वो लड़ाई हमने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही लड़ी थी और उन्होंने खुद ही बताया था कि हम ये लड़ाई जीतने जा रहे हैं। तो अब नेतृत्व करने से केंद्र सरकार क्यों पीछे हट रही है, ये सवाल मन में घुमड़ता है। उम्मीद है जल्द इसका जवाब मिलेगा और वैसा जवाब मिलेगा जैसी अपेक्षा राहुल जी ने की है, जो अपेक्षा अलका जी ने जताई है और जिस प्रकार का दावा अजय चंद्राकर जी ने किया है। आप सभी मेहमानों को धन्यवाद एक गंभीर चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर इस अपेक्षा को ही समर्पित जो कहता है, कुछ फैसला तो हो किधर जाना चाहिए, कुछ फैसला तो हो किधर जाना चाहिए, पानी को अब तो सर से गुजर जाना चाहिए। परवीन शाकिर ने जो ये शेर लिखा था वो इस समय सरकार को संबोधित है। सरकार को इस महामारी के दौर में अनिर्णय का नहीं बल्कि एक कड़े फैसले के साथ सामने आने की जरूरत है। उम्मीद है सरकार ये फैसला लेगी क्योंकि यह फैसला लेना उसके लिए इसलिए मुफीद है कि स्पष्ट बहुमत की सरकार है। इस अपेक्षा के साथ मुझे दीजिए सदा प्रणाम।